नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा पाठ 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चल रहा था। तो इसमें मैंने आपको कल तक के वीडियो में विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, इनके सिद्धांत, कार्यविधि, संरचना ये आपको समझाई थी आरेख सहित। तो आज हम कुछ इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जो मुख्य मुख्य हैं, सिर्फ उन्हीं को करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो मुख्य मुख्य हैं सिर्फ उन्हीं को ही इसमें बताऊँगा, जिससे कि आपकी तैयारी बढ़िया रहे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं ये कि ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है हमने बताना है। बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूँ पीसने की चक्की तथा अन्य अनेक विद्युत उपकरणों में इसका जो है विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। जो दिष्ट धारा होती है उसके कुछ स्रोतों के हमने नाम बताने हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है विद्युत सेल या बैटरी। ये विद्युत सेल या विद्युत बैटरी दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा जो उत्पन्न होती है वो जनित्र प्रत्यावर्ती के द्वारा उत्पन्न होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो दो सुरक्षा के क्या उपाय किए जाते हैं इसमें? फ्यूज तार और मेन स्विच, इन दोनों का ही जो है यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जब उसमें बहुत अधिक लोड हो जाता है लाइन में, तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए मेन स्विच के समीप फेज तार में उचित सामर्थ्य का फ्यूज तार जोड़ना चाहिए, जिससे कि लोड पड़ेगा तो फ्यूज तार अपनी जगह से हट जाता है और लाइन या जो परिपथ होती है, विद्युत परिपथ होता है, उसको क्षति नहीं पहुंचती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं वो क्या होता है करके। इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं या विद्युत वाहक बल किसे कहा जाता है करके। ठीक है, जब किसी बंद विद्युत परिपथ में संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में इस विद्युत वाहक बल के कारण जो है धारा बहने लगती है बंद विद्युत परिपथ में भी। ठीक है, यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो ये बंद जो परिपथ होता है उसके अंदर थोड़ी देर तक होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होता रहेगा तब तक जो है उत्पन्न होने वाला एक प्रभाव है जिसे विद्युत वाहक बल यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तथा इस घटना में उत्पन्न हुए जो बल होता है उसको विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, फिर है सेवन्थ क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाइए। ठीक है, तो एक आ गया, एक विद्युत धारावाही प्रणालिका, जिस जो जो स्रोत होंगे मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थायी चुंबक और भूचंबकत्व। ठीक है, ये 3 जो है स्रोत होते हैं, एक विद्युत धारा प्रणालिका, एक दूसरा स्थायी चुंबक और तीसरा भूचंबकत्व। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम, ये बल है, ठीक है, बल कब अधिकतम होता है? तो जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो, यानी जो चालक है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखेंगे, तब जो है उस धारावाही चालक पर जो है बल अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, फिर कारण दीजिए आ गए हमारे यहाँ पर, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये किस कारण से होता है? तो ये होगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, यानी दाएं हाथ का जो अंगुष्ठ नियम होता है उसके कारण से होता है। क्या कह रहा है, किसी धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न होगा, जैसे मैंने बताया था आपको, जो उंगलियां होती हैं चारों ओर से उसके ऊपर मुड़ी हुई रहती हैं, हमारी मुड़ी हुई उंगलियां रहती हैं धारावाही चालक में, तो वो दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम को दर्शाएगा। दूसरा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। ठीक है, तथा हट गए, तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फिर तीसरा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। तो जो प्रेरित विद्युत धारा होगी कुंडली में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के में जो कुंडली घूमेगी तो वो होगी हमारे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? तो लघुपथन विद्युत परिपथ में विद्युतमय तथा उदासीन तार के आपस में संपर्क में आ जाने पर प्रतिरोध के शून्य होने के कारण होता है। क्योंकि
प्रतिरोध होगा तो लगातार उसमें जो वोल्टेज होगी वो उसको कंट्रोल करते रहता है। अगर प्रतिरोध ही नहीं होगा किसी परिपथ में, रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो उसमें प्रतिरोध शून्य हो जाने के कारण जो विद्युत परिपथ है लघुपतित हो जाता है। तो लघुपतित होने का मुख्य कारण होता है जो फेज तार होता है और जो न्यूट्रल तार होता है, उन दोनों के आपस में जो है संपर्क में आ जाने पर जो है ये परिपथ में लघुपतन हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसंपर्क तार भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो भू संपर्क तार एक सुरक्षा की युक्ति है। धात्विक साधित्रों का भूमि से संपर्क होने पर पृथ्वी धारा के लिए प्रवाह प्रवाह के लिए लगभग शून्य प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है। यानी जो जब भू संपर्कित कर देते हैं तारों को, तो जो भू संपर्कित किया हुआ तार होता है उसके द्वारा अगर कोई भी आवेश उस भू संपर्कित तार में जाता है तो वो पृथ्वी में चला जाता है और उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अतः छूने पर धारा हमारे शरीर से जो है वो नहीं गुजरती है तथा हम गंभीर झटके से बच जाते हैं। लघुपतन और विद्युत झटकों से बचने के लिए यह बहुत आवश्यक है। ठीक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत मेंस से निम्नांकित उपकरणों को आवश्यक स्विच, रेगुलेटर आदि के सहित संयोजित करने के नामांकित परिपथ आरेख बनाइए। इन चारों को बताना है हमने, विद्युत बल्ब, प्लग पॉइंट, पंखा, रेगुलेटर। इसमें अथवा में भी क्वेश्चन आता है कि सामान्य घरेलू परिपथ में से एक परिपथ का आरेख खींचिए करके। ठीक है। तो इस तरह से जोड़ते करके ये आप दर्शाया गया है चित्र में, आपको समझाता हूँ मैं इसको कि विद्युत बल्ब, प्लग पॉइंट, पंखा तथा रेगुलेटर लाइन में जोड़ने के लिए विद्युत परिपथ आरेख चित्र में दर्शाया गया है। घरों में लगे विद्युत मेंस से दो दो तारों की लाइन प्रत्येक कमरे में ली जाती है। दो दो तार जो है प्रत्येक कमरे में लिए जाएंगे। इनमें एक तार गर्म होता है तथा दूसरा तार ठंडा होता है। वोल्टेज पर तथा ठंडा तार शून्य वोल्टेज पर गर्म होता है। वोल्टेज पर तथा ठंडा तार शून्य वोल्टेज पर जो है गर्म होगा। तथा गर्म तार को जीवित तार तथा ठंडे तार को उदासीन तार भी जो है कहा जाता है। इन्हें क्रमशः एल और एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये एल है और एन। जीवित तार को फेज तार भी कहते हैं। ये जीवित तार हुआ। विद्युत परिपथ में प्रत्येक उपकरण के एक टर्मिनल को तारों द्वारा लाइन में गर्म तार को एल से शो कर रहे हैं तथा दूसरे टर्मिनल को लाइन के ठंडे तार एन से जोड़ देते हैं। ठीक है। उपकरण तथा गर्म तार को जोड़ने वाले में एक एक स्विच भी जो है लगा दिया जाता है, जिससे कि स्विच को ऑफ कर देने पर उपकरण में धारा प्रवाहित न हो। स्विच को सदैव फेज तार तथा उपकरण के बीच में जो है रखा जाता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फ्यूज तार का उपयोग क्यों करते हैं घरों में जो विद्युत परिपथ जोड़ा जाता है उसमें? तो कभी कभी घरों में या कारखानों में बिजली की डोरी के दोनों तार आपस में छू जाते हैं, छू लिखा है, छू जाते हैं तो परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यानी कि जब मैंने आपको बताया था एक फेज तार और एक न्यूट्रल तार आपस में छूते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाने से धारा का मान जो है बढ़ जाता है। यानी कि विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि प्रतिरोध जो है शून्य भी हो सकता है या बहुत कम हो जाता है, और इससे इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी कि विद्युत उपकरणों के जल जाने का जो है खतरा रहता है तथा परिपथ के तारों में आग भी जो है लग जाती है या लग सकती है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों की वायरिंग में जो है फ्यूज तारों का उपयोग या फ्यूज तार जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो है चैप्टर में मैंने आपको जो भी शॉर्ट आंसर थे ये बता दिया। अब इसमें कुछ और शॉर्ट आंसर हैं, मैं इसको जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है।